गुड इवनिंग डियर्स। लास्ट क्लासेज में हमने एक कनेक्टर का एक पार्ट था हमारा, वो पूरा का पूरा लगभग तैयार हो गया था। अब उसी कनेक्टर पे बेस हमारा एक असाइनमेंट है जो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एक असाइनमेंट आपको मिला होगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके पहले तो आप उस असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए। असाइनमेंट को डाउनलोड करने के बाद फिर जो असाइनमेंट के हमारे क्वेश्चंस हैं उनका आज ये डिस्कशन यहाँ पे है। तो पहले तो आप उस असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, असाइनमेंट आपके साथ हो। क्योंकि अगर असाइनमेंट आपके साथ है तो फिर वो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, वो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और ये जो असाइनमेंट आपको भेजा गया है, ये जो आपको एक PDF भेजी गई है टेलीग्राम चैनल पे, जो असाइनमेंट आपको भेजा गया है, ये असाइनमेंट आपका लास्ट ईयर के IBPS PO के क्वेश्चंस हैं। कनेक्टर पे जो डिपेंड हैं वो सारे के सारे एक साथ कर दिए गए, इकट्ठे कर दिए गए और वो असाइनमेंट आपका बना दिया गया है। ठीक है, तो वो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे के सारे IBPS PO पे हैं। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी के सारे लेवल उस असाइनमेंट में आपके हैं। ठीक है, अब देखो उसमें जो असाइनमेंट है आपका वो क्या है। जैसे एक क्वेश्चन समझना, मैंने कहा कि रामबाज इल द टीचर taught द टॉपिक। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखे, एक मैंने कहा कि रामबाज इल और सेकंड मैंने कहा द टीचर टॉट द टॉपिक। ये दूसरा स्टेटमेंट मैंने कहा। अगर हम इसे देखें तो ए है और ये आपका एक नंबर है। अच्छा, दूसरा एक और स्टेटमेंट मैंने कहा कि द क्लास वाज ओवर कंफ्यूज्ड, सॉरी द क्लास वाज कंफ्यूज्ड ओवर द टॉपिक। ये और यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा ही वांटेड टू प्ले, मतलब अगर मैं आपको बताएं तो ये मैंने दो लेके, चार सेंटेंस है आपके, एक रामबाज इल और दूसरा आपका द टीचर टॉट द टॉपिक, ये और तीसरा स्टेटमेंट है आपका वो ये है आपका द क्लास वाज कंफ्यूज्ड ओवर द टॉपिक, और जो आपका फोर्थ सेंटेंस है आपका वो ये ही वांटेड टू प्ले। राइट, अब देखना, अगर ये चार सेंटेंस आपके यहाँ लिखे हुए हैं तो आपको इतना पहचानना है यहाँ पे कि ऐसे कौन से दो स्टेटमेंट हैं जिनका आपस में थॉट वाई कनेक्शन है, ये आपको पकड़ना है। अब वो थॉट वाई कनेक्शन आपका कंडीशन वाला भी हो सकता है, थॉट वाई आपका कॉज इफेक्ट भी हो सकता है, थॉट वाई आपका कंट्राडिक्टरी भी हो सकता है, मतलब कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ये आपको पकड़ना और यही आपका पूरा असाइनमेंट पे है। जो लास्ट ईयर की हमने क्लासेस डिस्कस की थी कनेक्टर के ऊपर, वो हमारे यहाँ 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये अपना कान खोल के सुन लो। अगर आपको कनेक्टर तैयार है तो आप ग्रामर वाले पार्ट के आप 5 क्वेश्चंस को डील कर ले जाओगे, इतना आप समझ लीजिए। अगर मैं इन 4 क्वेश्चंस में देखें तो इस वाले स्टेटमेंट का इस वाले स्टेटमेंट से कनेक्शन है। अगर आप देखोगे कि बीमार है और वो खेलने गया, वो खेलना चाहता था। राइट, ऐसा नहीं है कि इस वाले स्टेटमेंट का इससे कोई कनेक्शन हो या इस वाले का इससे कोई कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। इस वाले स्टेटमेंट का आपका इससे कनेक्शन है और इस वाले स्टेटमेंट का आपका इससे कनेक्शन है। ठीक है, तो रामबाज इल और वो खेलना चाहता था, ये दोनों आपस में कनेक्शन है। अब वो कैसा कनेक्शन है ये आपको डिसाइड करना है कि कैसा कनेक्शन है, कंट्राडिक्टरी कनेक्शन है, कॉज इफेक्ट कनेक्शन है आपका, या फिर आपका कंडीशनल कनेक्टर है। जो वो आपको मैंने कनेक्टर बताए थे उन्हीं के बेस पे आप जज करोगे कि इनके बीच आपका कौन सा कनेक्टर है। तो ये एक हमारा जो टॉपिक है, जो एक असाइनमेंट है, उसका एक अपना ये एग्जांपल है। ठीक है, अब हम उस असाइनमेंट का आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान देना, अब एक बात समझना, इस असाइनमेंट का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यू नीड इंफॉर्मेशन
एक सेंटेंस, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका गो टू द इंक्वायरी काउंटर। ये दो स्टेटमेंट हमारे लिखे हैं और इनके लिए जो स्टार्टर लगाया है वो ये लगाया है। पहला स्टार्टर है आपका इफ यू नीड, सेकंड स्टार्टर है आपका आगे डैश, सेकंड स्टार्टर है आपका इन केस यू डैश, और थर्ड स्टार्टर है आपका वो है आपका शुड यू नीड। ये है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक स्टेटमेंट हमारा ये है कि यू नीड इंफॉर्मेशन, सेकंड स्टेटमेंट हमारा है गो टू द इंक्वायरी काउंटर। ये दो स्टेटमेंट है। अब इन दो स्टेटमेंट के बीच में थॉट बाई कोई कनेक्शन है। अब वो क्या कनेक्शन है, वो ये ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं। ये क्या मैं इफ से इन दोनों स्टेटमेंट को क्या मैं इफ से जोड़ सकता हूं, इस वाले को कंडीशन बना सकता हूं, क्या मैं इसको इन केस से जोड़ सकता हूं, क्या मैं इसको शुड से जोड़ सकता हूं, ये आपको समझना है, ठीक है। तो एक बात समझना, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ आपका यहां पर, यहां जो लिखा है आपका यू नीड इंफॉर्मेशन, इसमें इन्होंने इफ लगाया है यहां पे, और ये इफ लगा है कि यदि तुम्हें जरूरत है इंफॉर्मेशन की तो गो टू इंक्वायरी काउंटर, तुम इंक्वायरी काउंटर पे जाइए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा करना चाहें तो ऐसे बनेगा, इफ यू नीड इंफॉर्मेशन कॉमा गो टू द इंक्वायरी काउंटर डैश, ये बन गया। मतलब ये कंडीशन बन गई हमारी। क्या अब हमको ये देखना क्या ये कंडीशन बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है कि ये तुमको अब अगर मैं आपसे पूछा कि अगर इंक्वायरी काउंटर पे आप जाओगे तो वे कंडीशन है कि इंक्वायरी काउंटर पे जाने का मतलब क्या है कि तुमको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर तुमको इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो इंक्वायरी काउंटर पे जाइए, ठीक है। तो इससे मैंने इफ से जोड़ा और स्टेटमेंट हमारा पहला वाला करेक्ट हो गया। अब अगर हम ध्यान दें कि इफ की जगह में इनकेस लगाएं तो चलेगा क्या, ठीक है। तो ध्यान देना, इफ की जगह इनकेस भी चलेगा और इफ की जगह शुड भी चलेगा। अब ये मैंने आपको कंडीशनल कनेक्टर में बताया होगा कि जो मीनिंग इफ का होता है वही मीनिंग इनकेस का होता है, वही मीनिंग आपका सपोजिंग का होता है, वही मीनिंग आपका सपोज का होता है, और वही मीनिंग आपका हैड का होता है, वही मीनिंग आपका शुड का होता है, और वही मीनिंग आपका वर का होता है। ये मैंने कंडीशन वाले आपके कनेक्टर बताए थे कि इफ है, इनकेस है, सपोज है, ठीक है। तो जहां हम इफ डाल सकते हैं वहां पे हम इनकेस भी यूज कर सकते हैं, वहां पर हम शुड वगैरह भी डाल सकते हैं। शुड कंडीशनल इफ था, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ध्यान देना, उसने तीन अलग अलग तरीके के कनेक्टर यूज किए। पहला आपका इफ यूज किया है, सेकंड उसने इनकेस यूज किया है, और थर्ड उसने शुड यूज किया है। तो चाहे इफ लिख लो, चाहे इनकेस लिख लो, चाहे शुड लिख लो, तीनों ही सही हैं। और अगर तीनों सही हैं तो आपके तीनों टिक करना पड़ेगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका तीसरा सही है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका बचा हुआ है यहाँ पे सी वाला, सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है वहां पे लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही सही है, ठीक है। तो ये तीनों सही, आप सी वाले पे टिक करोगे, ये आपका थर्ड वाला सी, ठीक है। तो ये एक हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आगे हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Second question is, he has lost his immunity. Therefore, he is vulnerable to any disease. ये है। अब देखना, इसके लिए जो उसने स्टार्टर यूज किए हैं, सेकंड नंबर है ये। अब देखो, although his immunity dash because of his vulnerability
हिज वल्नरेबिलिटी टू, ये 3 है, ठीक है। मतलब ये 2 स्टेटमेंट हैं आपके सामने, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। इन दोनों स्टेटमेंट को हमें जोड़ना है। तो क्या मैं यहां से स्टार्टिंग कर सकता हूं, क्या मैं यहां से कर सकता हूं, या क्या मैं यहां से कर सकता हूं, ये चीज मुझे देखनी है, ये चीज मुझे देखनी है। एक बार आप ट्राई करो। ये सारा का सारा असाइनमेंट है आपके पास, आपके यहाँ जो PDF भेजी गई है वहाँ पे पूरा टोटल आपका असाइनमेंट है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये एक बार ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा, ही हैज लॉस्ट हिज इम्यूनिटी देयरफॉर ही इज वल्नरेबल टू, इज लगा लेना, ही इज वल्नरेबल टू, यहाँ पे इज लगा है। अब देखो, अगर मैं यहां से आपको देखें तो ध्यान देना, ये ही हैज लॉस्ट हिज इम्यूनिटी लिखा हुआ है। अगर मैं इसको देखें तो ये हमारा एक कॉज है, ये कॉज है, और देयरफॉर ही इज वल्नरेबल टू एनी डिजीज लिखा हुआ है, तो ये हमारा इफेक्ट है, ठीक है। कॉज इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट में आप क्वेश्चन हाई से क्वेश्चन कीजिए, आपको कॉज पता चल जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि ही इज वल्नरेबल टू एनी डिजीज, वो किसी भी डिजीज के लिए वल्नरेबल है, तो क्यों हुआ है, वल्नरेबल होने का उसका कारण क्या रहा है, कारण उसका ये लिखा हुआ है कि उसकी इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ज्यादा, वो अपनी इम्यूनिटी पावर को लॉस कर चुका है, उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं इस स्टेटमेंट में कोई कंजंक्शन जोड़ूंगा तो कॉज वाला जुड़ेगा, अगर मैं यहां पे कोई जोड़ूंगा तो इफेक्ट वाला जुड़ेगा। और वैसे भी इस सेंटेंस को अगर मैं देखते तो वैसे भी पहचान लेते, क्योंकि देयरफॉर जो आपका लगा हुआ है, देयरफॉर एक ऐसा होता है जो इफेक्ट को बताता है, वो लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखें ऑल्दो, ऑल्दो को अगर मैं देखें तो ऑल्दो एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कंट्राडिक्टरी सिचुएशन को जोड़ता है। कंट्राडिक्टरी के लिए मैंने बताया था, ये दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी नहीं है, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी नहीं है तो ऑल्दो तो हटा दो, अपना ऑल्दो गायब है। दूसरा बिकॉज ऑफ, अगर मैं देखें यहाँ पे बिकॉज ऑफ लिखा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ एक ऐसा होता है जो कॉज को बताता है। बिकॉज ऑफ को अगर मैं लगाएंगे तो कॉज के लिए लगाएंगे, बिकॉज ऑफ को हम लगाते हैं, कॉज के लिए लगाते हैं। अब ध्यान देना, अब हमको ये देखना है कि कॉज ये है, इस बात को मुझे समझना है, ठीक है। तो ध्यान देना, कॉज हमारा ये है, इसका मतलब है कि अगर बिकॉज ऑफ जुड़ेगा तो इस स्टेटमेंट में जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा। बट यहां क्या हुआ है, इसमें जो उसने बिकॉज ऑफ जोड़ा है वो इस वाले में जोड़ दिया है, और अगर इस वाले में जोड़ दिया है तो इसी वजह से आपका बिकॉज ऑफ वाला गलत हुआ है, सेकंड नंबर इसलिए गलत हुआ है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट क्या काम कर दिया है, तीसरे स्टेटमेंट में उसने कोई कनेक्टर ही नहीं डाला है। अगर कोई कनेक्टर ही नहीं डाला है तो फिर आगे वाला स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं आगे, हिज वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज is because of his loss of immunity। ऐसे करके हम आगे वाला स्टेटमेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे करके बढ़ा सकते हैं तो फिर यही वाला हमारा सही है, ठीक है। थर्ड वाला आपका करेक्ट है। ये दोनों हमारे क्यों गलत है वो अपना ध्यान देना। पहला वाला हमारा इसलिए गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑल्दो डाला है, ये दोनों स्टेटमेंट कॉज इफेक्ट को बता रहे हैं, तो ऑल्दो नहीं आएगा। सेकंड वाला इसलिए गलत हुआ है कि बिकॉज ऑफ यहाँ लगना चाहिए इस स्टेटमेंट में, जो कि लगा दिया है इस वाले में, इस वजह से आपका गलत हुआ है। थर्ड वाला हमारा आगे कोई कनेक्टर नहीं था, आगे आपका ओपन था, हमने जैसे चाहा वैसे बना के लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे बना के लिख लिया है, तो यही वाला हमारा थर्ड वाला सही है। अब देखो आपका कौन सा ऑप्शन थर्ड इज ओके, कौन सा ऑप्शन आपका थर्ड ओके है, ओनली थर्ड आपका सी वाला है, सी है, जो ओनली थर्ड है वो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसे अपना नोट करना। आगे एक और क्वेश्चन देखो, आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं।
देखो एक क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, ऑल इज फैमिली मेंबर्स behave very cordially with one another. एक स्टेटमेंट, और इसी में दूसरा जो लिखा है वो ये है, द होम एटमॉस्फेयर इज वेरी कंड्यूसिव टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इनके लिए जो हमारे स्टार्टर है, पहला स्टार्टर है आपका बिकॉज द होम एटमॉस्फेयर इज वेरी कंड्यूसिव। ये सेकंड है हमारा द कॉर्डियल बिहेवियर ऑफ ऑल इज फैमिली द कॉर्डियल बिहेवियर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। ये अच्छा, 3rd वाला है हमारा although all his family members ये। अब देखो हमारे कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, इस बात को मैं समझना पड़े। एक बार आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, एक बार आप देखिए। अब देखो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ऑल इज फैमिली मेंबर्स बिहेव वेरी कॉर्डियली। एक दूसरे से उसके जो फैमिली मेंबर हैं वो बड़ा कॉर्डियली बिहेव करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो ये है कि द होम एटमॉस्फेयर इज वेरी कंड्यूसिव टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए होम का एटमॉस्फेयर है वो बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये मीनिंग है। तो एक बात समझना, ये होम का एटमॉस्फेयर अच्छा क्यों हुआ? अगर हम देखें तो इन दोनों स्टेटमेंट में इस होम का एटमॉस्फेयर अच्छा क्यों हुआ और उसका कारण ये लिखा है। ये पहला वाला स्टेटमेंट है, ये हमारा कॉज है। दूसरा वाला है जो हमारा इफेक्ट है, ये वाला हमारा कॉज है, ये हमारा इफेक्ट है। अब ध्यान देना, अब अगर हमने कॉज इफेक्ट पता कर लिया तो स्टार्टर पे पहुंचते। एक मिनट, बिकॉज लिखा है। बिकॉज एक ऐसा होता है जो कॉज को बताता है। बिकॉज ऐसा है जो मैंने अभी बताया था आपको, कॉज को बताता है। ठीक है, अब ध्यान देना, बिकॉज कॉज को बताता जरूर है, लेकिन बिकॉज वहीं पे लगना चाहिए कॉज वाले स्टेटमेंट में। ऐसा नहीं कि बिकॉज को आप इफेक्ट वाले में लगा दो। अगर आपने बिकॉज को इफेक्ट वाले में लगा दिया है तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉज वाला कॉज में लगना चाहिए कनेक्टर, इफेक्ट वाला इफेक्ट में लगना चाहिए, ये अपना ध्यान देना। और अगर हम देखें बिकॉज कॉज बताता है तो कॉज वाले में लगना चाहिए, कॉज हमारा ये है और अगर इसमें लगा है तब तो सही है। बट होम एटमॉस्फेयर वेरी कंड्यूसिव, बिकॉज को इफेक्ट वाले में जोड़ रहा है। अगर बिकॉज को इफेक्ट वाले में जोड़ रहा है तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, इसको अभी रुकिए, इस वाले को देखिए, थर्ड वाले को। थर्ड वाले में एक कनेक्टर ऑल्दो डाल रहा है। ऑल्दो कैसे चलेगा? ऑल्दो एक ऐसा कनेक्टर होता है जो कंट्राडिक्टरी सिचुएशन जो बताता है। ऑल्दो एक ऐसा कनेक्टर है जो कंट्राडिक्टरी को बताता है।
अगर ये स्टेटमेंट हमारा कंट्राडिक्टरी होता तब तो सही था, ठीक है, बट है कॉज इफेक्ट, अगर कॉज इफेक्ट है तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब तीसरा वाला हमारा बचा हुआ है कि कॉर्डियल बिहेवियर ऑफ हिज ऑल फैमिली मेंबर्स लिखा हुआ है, आगे हम करके और कुछ भी लिख सकते हैं, हैड मेड द होम एटमोस्फियर, आगे हम लिखा सकते हैं हैड मेड द होम एटमोस्फियर, ठीक है, वेरी कंड्यूसिव टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट, आगे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे करके लिख सकते हो तो ये अब सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो आपका सेकंड वाला कहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, किस वाले में है, बी वाले में है। अगर सेकंड वाला है तो आपका ओनली बी है और यही वाला आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नंबर था। आगे एक और क्वेश्चन पे मूव कीजिए। एक और क्वेश्चन पे मूव कीजिए। अभी देखो मैं कॉज इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स करा देते एक साथ, ठीक है, तो वो वहां से कॉज इफेक्ट अपना क्लियर पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारा, अभी आप 4, 5 को स्किप कीजिए, 6 नंबर पे पहुंचिए। 6 नंबर पे, इट इज वेरी कोल्ड हियर, you must bring warm clothes with you, ये स्टेटमेंट है हमारा। और इसके जो हमारे यहाँ स्टार्टर लगे हुए हैं उनको हम देखते हैं। देखो पहला स्टार्टर जो लगाया है वो ये है, सिंस यू मस्ट। सेकंड स्टेटमेंट है एज इट इज वेरी। थर्ड स्टेटमेंट इफ इट इज वेरी। ये 3 स्टेटमेंट है। अब ध्यान देना, अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखें तो ध्यान देना, मैंने कहा कि इट इज वेरी कोल्ड हियर, यू मस्ट ब्रिंग वार्म क्लॉथ्स विद यू, राइट। अपने साथ जब भी आओ तो अपना वार्म क्लॉथ्स लेके आना। वार्म क्लॉथ्स लाने का मतलब क्या है, कारण क्या है, ठीक है, तो कारण ये लिखा हुआ है, ठंड है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो अगर ये कारण है तो कॉज है, और अगर ये कॉज है तो आपका इफेक्ट है। अब फिर से देखो वही बात हो गई कि अगर कॉज इफेक्ट बन गया है तो कॉज वाले में कॉज के कनेक्टर जुड़ेंगे, इफेक्ट वाले में इफेक्ट के जुड़ेंगे, ये अपना ध्यान देना। अब अगर लिखा हुआ है यू मस्ट ब्रिंग, ये लिखा हो, और सिंस आपका बी कॉज का मीनिंग देता है, बी कॉज का मीनिंग देता है, कॉज बताता है, ठीक है। तो अगर मैं देखें तो बी कॉज तो सही लगा है, लेकिन बी कॉज इस स्टेटमेंट में लगना चाहिए, इसमें नहीं लगना चाहिए। इफेक्ट वाले में बी कॉज नहीं लगेगा, कॉज वाला कनेक्टर कॉज में लगेगा, इफेक्ट वाला आपका इफेक्ट में लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखें तो यहाँ पर जो बी कॉज लगा हुआ है सेंस में लगा है, अगर इस यू मस्ट वाले में लगा, अगर यू मस्ट वाले में लगा तो इसलिए ये गलत हो गया। बी कॉज इसमें लगता तब तो सही था। अच्छा, दूसरा हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट अगर मैं देखें तो सेकंड वाले में आपका एज लगा है। अच्छा, एज का भी मीनिंग बी कॉज हमने बताया था, एज का भी कनेक्टर आपका मीनिंग बी कॉज होता है, बी कॉज कॉज बताता है। अगर कॉज बताता है तो इस वाले में लगा है इट इज वेरी कोल्ड, इस वाले में लगा तो आपका सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा आपका इफ लगा, कंडीशन है, इफ जो बताता है वो आपका कंडीशन बताता है, ठीक है, बट कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पे कंडीशन नहीं है तो आपका इफ वाला गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट गलत है आपका, थर्ड गलत है, सेकंड आपका करेक्ट है। और देखो आपका सेकंड कौन सा करेक्ट है, बी, ओनली आपका बी ऑप्शन है, वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से ध्यान देना, कॉज इफेक्ट है, आपको पहचानना पड़ेगा कहाँ पे कॉज है कहाँ पे इफेक्ट है, ठीक है। इफेक्ट अगर होता है तो वहाँ पर हम वाई से क्वेश्चन कर लेते हैं, जो वाई का आंसर निकल के आता है वो हमारा कॉज होता है। अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो वार्म क्लॉथ लाने का मतलब सीधा सा है कि ठंड है, ठीक है, इसलिए वार्म क्लॉथ के लिए बोल रहा है। हम सेंस लगाया है, सही है, बिकॉज का मीनिंग सेंस देता है। कनेक्टर देखना, मैंने आपको बताया था कौन कौन से कनेक्टर हैं, कौन कौन से कंजंक्शन है, कौन कौन से प्रीपोजिशन है जो कॉज इफेक्ट को बताते हैं, ये बताया था मैंने। इफेक्ट को बताने वाले केवल कंजंक्शन थे, कॉज को बताने वाले आपके कंजंक्शन प्रीपोजिशन दोनों थे, ठीक है। तो अगर यहाँ सेंस वाला गलत हुआ तो इसलिए गलत हुआ है क्योंकि इफेक्ट वाले में लगा दिया आपने सेंस, ठीक है, तो इसलिए गलत हुआ। एज सही है, एज का मीनिंग बिकॉज होता है, बिकॉज होता है तो कॉज वाले में लगना चाहिए, कॉज वाले में लगाता सही था। इफ इसलिए गलत हुआ है क्योंकि इफ कंडीशन बताता है, कंडीशन कोई थी नहीं तो इसलिए आपका गलत हुआ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके असाइनमेंट के, ये अपना डाउनलोड कर देना, ये अपना एक क्लास थी, आगे हम आते रहेंगे और इसी असाइनमेंट को आगे 1-2 क्लासों में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने असाइनमेंट आपको बनाया, इसी अप्रोच को आप फॉलो करके पीछे वाले जो आपके वीडियो हैं
वो आपके तैयार हों तब तो आप इस असाइनमेंट को कर पाओगे। अगर वो आपके वीडियो तैयार नहीं है तो ये असाइनमेंट आपसे होगा नहीं। ठीक है, तो जो भी आपके पीछे वाले वीडियो हैं उनका अगर आपके पास नोट्स वगैरह बनाया होगा, लिखा अगर होगा तो आपको तैयार होंगे तो ये असाइनमेंट आप कराओगे, अदरवाइज आपकी ताकत नहीं है। ठीक है, पीओ का असाइनमेंट है, कोई बच्चों जैसा खेल नहीं है जो चुटकी बजाओ आराम से कर दो। समझ रहे, पीओ का पेपर आता है आपको हिला के रख देता है, आपको मेहनत की जरूरत है, मेहनत करोगे तो आप कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो वहाँ तारे गिनोगे बैठ के क्लास में। समझ रहे ना, अंग्रेजी है कोई हंसी मजाक नहीं है, वैसे भी तो कम आती, ऊपर से मेहनत और नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि मेहनत करोगे तो समझ में आएगा, मेहनत नहीं करोगे, डग्गामारी करोगे, बदतमीजियां करोगे तो ऊपर से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा पीओ की अंग्रेजी कहां से निकल गई। और यही आपका एएफओ में होगा, यही आपका एएफओ में होगा। प्रैक्टिकल होकर अंग्रेजी को नहीं देखेंगे, रटा रटाया ज्ञान के पीछे पड़ेंगे, चीजों को हम ढंग से नहीं देखेंगे तो फिर डेफिनेटली आप ऊपर से निकलेंगे। ठीक है, तो पीछे वाले वीडियो देखिए, तैयार कीजिए, उसके बाद असाइनमेंट पे आइए और यहाँ पे आपको असाइनमेंट का भी डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर आज मैं यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। आज के लिए बाय, थैंक्स एवरीबॉडी।